किसी से मैंने ये पूछा नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है या तुम्हारी जाति क्या है। शिक्षा के लिए मायने नहीं। टीचर होकर अगर हम ये मैसेज देते हैं सोसाइटी को, ये धर्म क्या है तुम्हारा शिक्षा क्या है, हम नेता तो हम लोग आए नहीं। किसी भी समाज को आगे बढ़ना है, क्षेत्र को आगे बढ़ना है, इसमें शिक्षा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षित होंगे लोग तो सोचने का तरीका बदलेगा, तो ये जाति धर्म से लोग ऊपर उठे। केवल पैसे के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो शायद और अब हम उसमें सक्षम हैं कि हम वो कर सकते हैं, तब ना करें तो फिर हम अपने आप को लाइफ में माफ। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ट्रू रिपोर्ट्स के राइजिंग स्टार एपिसोड 2 में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो एक किसान घराने से आते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि वो अपने इलाके में एक ऐसी संस्था खोले जो बिल्कुल फ्री हो। 9-10th के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। पिछले 4 सालों से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। लगभग 500 बच्चों को अब तक वो एजुकेट कर चुके हैं। 9-10th का वो एग्जाम दिए हैं बिल्कुल फ्री में, एक पैसा नहीं लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धीरज कुमार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि होता यह है कि कोचिंग संस्थान जो लोग खोलते हैं सर, वो पैसा कमाने के लिए खोलते हैं। हाँ, कहीं भी आप देखिएगा, बिल्कुल आप ऐसा काम कर रहे हैं। अरेरिया में बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं सर। हाँ, ऐसा कैसे सर? हाँ, वही बता रहे हैं कि जैसे हम भी कोचिंग ही चलाते हैं, पटना में चलाते हैं जी, और नालंदा में चलाते हैं, तो वहाँ फी लेते हैं। हर जगह हम फ्री तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो वहाँ हम पैसा लेते हैं, पैसा लेके पढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ से हम गए हैं, जिस समाज से हम गए हैं, उसके लिए जो मेरी जिम्मेवारी बनती है, तो उसी को प्रयास कर रहे हैं कि उस जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक निभा सके। तो उसके लिए अपने गाँव में एक संस्था डाले हम लोग, जिसका नाम है 4GS, मतलब फॉर द गुड सोसाइटी। अच्छा। उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उसका कोई फी नहीं लगता है। 1 भी रुपए नहीं? 1 रुपये फी। कितने बच्चे पढ़ते हैं सर उसमें? अभी वर्तमान में उसमें 150 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। और 2020 में उसकी स्थापना हुई थी, एग्जैक्ट लॉकडाउन में। क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ तो गांव में ज़्यादा रहने की अब मौका नहीं मिलता है, लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा समय था जो पहली बार हम गाँव में 6 महीना रहे थे। अच्छा, तो उसी समय उसकी स्थापना हुई 5 सितंबर को। तो बड़ी बात यह है सर कि आप ये जो सोचा आपने, पटना में आप रह रहे हैं, आपको तो जरूरत नहीं थी, पैसा कमा रहे थे जी, तो गांव के बारे में आपका ख्याल कैसा है? क्या पढ़ाई जब आपने पढ़ाई की तो उसमें आपका कैसा रहा? नहीं, मैं गांव से स्टार्टिंग से ही जुड़ा हूँ, गांव में रहा भी हूँ। और मेरा हमेशा कहना रहता, मैं अपने क्लास में बच्चों से भी कहता हूँ, या जिसको सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी बताते रहता हूँ बच्चों को, कि जब कोई आदमी आगे बढ़ता है, कहीं पहुँचता है, तो उसकी केवल फैमिली का उनका मेहनत है, तो फैमिली का सहयोग है, एक सोसाइटी का भी है कि जो हेल्प रहता है। बिना समाज की दुनिया का कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज का सपोर्ट होता है। और अगर हम उस लायक बनते हैं तो कुछ समाज को रिटर्न भी हमसे मिलना चाहिए, इसी की कोशिश में लगे रहते हैं। जब आप पढ़ रहे थे सर तो आपका दौर कैसा था? कितनी परेशानी आपने झेली सर? नहीं, बहुत परेशानी तो मैं नहीं कह सकता हूँ। किसान का बच्चा था, उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी और उसी पढ़ाई के आधार पर हम लोग यहाँ आए भी। 8 क्लास तक मैंने अपने गांव में ही पढ़ाई की। जिस गांव में 4GS है उसी गांव में सरकारी स्कूल भी है। मतलब आप अपने गांव में अपने खोला? जी, 8 क्लास तक। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि अररिया जिले में इस तरह की बात ही नहीं है, पता ही नहीं चला लोगों को कि आप अररिया से हैं और अररिया में एक फ्री कोचिंग चला रहे हैं, किसी को पता नहीं सर। कैसे? धीरे धीरे कोई भी आप काम करते हैं तो शुरुआत छोटे पैमाने पे होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग जानते हैं, लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हैं। आज 4 साल होते होते तो हमको लगता है बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, 4GS। तो अब अभी आपने जो एजुकेशन आपकी हुई जी, 12th आपने कहाँ से किया? 8 क्लास तक तो मैंने गांव से पढ़ाई की। बिल्कुल। 9, 10, 11, 12 4 साल मैंने अररिया से, अपना जो होम टाउन है वहाँ से पढ़ाई की। अररिया हायर सेकेंडरी जो स्कूल है अच्छी से 9, 10, अररिया कॉलेज से 11, 12। उसके बाद मेरी पढ़ाई पटना में स्टार्ट हुई। 2003 में हम पटना गए हुए थे, वहाँ से बाकी ऑनर्स MSc वहाँ से किया। तो अभी आपने कहा कि पटना में भी आपका कोचिंग संस्था? हाँ, पटना में भी कोचिंग संस्था है। वहाँ फिर कब से पढ़ा रहे हैं? 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 18 साल हो गया है कोचिंग को। 18 साल हो गए? जी, 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ तो अच्छे खासे बच्चे होंगे फिर? हाँ, अगर बच्चे नहीं होते तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि फिर निःशुल्क कोचिंग चलाने के लिए। एक बात है, मैं आपका फेसबुक पेज देख रहा था, उसमें आपने 2021 या 22 में आपने एक बच्चे के बारे में, रत्नेश नाम है जी, रत्नेश, उनके बारे में आपने लिखा कि वो बिल्कुल नीट क्वालिफाई करेगा जी। और आपने अब कई इंटरव्यू आपने कहा कि बिल्कुल फ्री में आपने उनको 3 साल तक पढ़ाया, अपने पैसे से पढ़ाया, लगभग 5 लाख खर्च किया। हाँ, तो कैसे सर? ऐसा कहते लोग, टीचर इतना ज्यादा खर्च नहीं करते सर। नहीं, कहने का मतलब है ना कि अगर शिक्षक हैं तो पहली जिम्मेदारी, हमको लगता है ना कि आज बहुत लोग आ गए हैं कि नहीं पेशा है, पैसा कमाने।
पैसा कमाने का 1000 रास्ता है, लेकिन जब आप शिक्षक बनते हैं तो मेरी तरफ जो समझ है मेरी जहाँ तक कि जिम्मेवारी आ जाती है कि हम बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत मायने रखता है, उस पैसा से बहुत ज्यादा ऊपर का चीज है। अब कोई बच्चा सामने दिख रहा है कि ये रिजल्ट दे सकता है और केवल पैसे के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो शायद और अब हम उसमें सक्षम हैं कि हम वो कर सकते हैं, तब ना करें तो फिर हम अपने आप को लाइफ में माफ नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात है सर। तो उसी के लिए देखिए उस बच्चे में वो टैलेंट था। तो आपको कैसे पता चला 2021 में कि नहीं, देखिए कोई काम आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो अनुभव तो हो ही जाता है। कोई भी एक ही काम को आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं किसी से मिलेंगे तो उसका अनुमान लग जाता है कि कैसा क्या परफॉर्मेंस है। तो एक ही काम को जब लगातार करते हैं, तो हम 18 साल से काम कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा 15 साल एक्सपीरियंस था। तो काम करने के तरीके, बच्चे बहुत सारे IT और मेडिकल के हैं, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको हम निःशुल्क पढ़ाए या पहले इसका रिजल्ट हम फेसबुक पढ़ा, आपने कह दिया था ज्यादा बच्चे, मतलब सैकड़ों बच्चे IT और मेडिकल में गए आपके कोचिंग से। जी, मेरे कोचिंग संस्थान से सैकड़ों बच्चे। लेकिन ये इसलिए ज्यादा हो गया कि हम फेसबुक पर 3 साल पहले लिख दिया था कि ये फ्यूचर डॉक्टर है, भविष्यवाणी कर दिया आपने ना, एकदम 100% डॉक्टर बनेगा। इस वजह से ये थोड़ा चर्चा में ज्यादा आ गया। 720 में 705 नंबर। जी, 700, और ऋषिकेश में एम्स में एडमिशन हुआ उसका। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी जी जी। तो इससे प्रेरणा मिलती है और बच्चे को, चूंकि वो ग्रामीण बच्चा था, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो एक मैसेज ये भी गया कि हिंदी मीडियम से वो 10th पास किया हुआ था कि 9-10 अगर हम हिंदी मीडियम पढ़ लेते हैं तो आगे भी बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। तो वो एक अच्छा मैसेज भी उस बच्चे से गया है पूरे सोसाइटी में। अच्छा, आप नालंदा में भी एक कोचिंग संस्था? जी जी जी, वहीं से वो बच्चा रत्नेश नालंदा से ही। अच्छा अच्छा। तो नालंदा में मैंने कई वीडियोस देखा, उसमें आप जो है जो बच्चे 80% मतलब स्कोर करते हैं तो उनको आप 1 साल तक की फीस माफ कर देते हैं। हाँ। उससे ज्यादा करते हैं तो 2 साल तक की फीस माफ कर देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है फिर? कोचिंग संस्थान कैसे चल रहा होता है? आपके स्टाफ कैसे चलते हैं सर? हाँ, नहीं, देखिए होता क्या है कि जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, हर कुछ होता है, सब कुछ कोचिंग से ही होता है। मेरा अपना एक सिस्टम है कि जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, एक 11th और एक 12th, 2 क्लास के लिए, जो फी जमा होता है वो 2 साल तक उस फी को हम टच नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक ना, उस पैसे को हम खर्च ही नहीं करते हैं जो पैसा आप लेते हैं बच्चों से। क्योंकि हर बच्चे को कहा रहता है कि 85% अगर 12th में आप लाते हैं तो आपको 12th का 100% फी रिटर्न किया जाएगा, लेकिन अगर आप 90% फिजिक्स में लाते हैं तो आपको दोनों साल का 100% फी रिटर्न किया जाएगा। तो हम वो टोटल बच्चों का फी जो है मतलब उस रख देते हैं कि हम मान के चलते हैं पहला दिन कि ये 100% बच्चा अपना फी रिटर्न सारे बच्चे ले जाएंगे, ये मेंटली हम तैयार रहते हैं। अच्छा, कि बाद में ये ना लगे कि हमको तकलीफ पे हम घर से पैसा दे रहे हैं। अच्छा, होता है एक मेंटलिटी, उनके दिमाग से पैसा होता है ना सर। हाँ, तो हमको तो बांटने के बाद इतनी खुशी होती है कि चलो और ज्यादा बच्चा लाए तो और ज्यादा को रिटर्न करे। तो इसी तरह से। और दूसरा चीज ये है कि जो एक सिस्टम हो गया कोचिंग सब में कि फी कम कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो एक बच्चे का फी कम कर देते हैं, दूसरे बच्चे का ना करते हैं। धीरे धीरे दूसरे बच्चों को पता चलता है। तो एक टीचर के नजर 2 नजरिया नहीं हो सकता कि हम एक को से कम फी लें, एक से ज्यादा फी लें। तो हम अपना सिस्टम सेट कर दे कि नहीं, आपकी अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो हम आपको फी कम नहीं करेंगे। अच्छा, 1 रुपया भी फी कम नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए आर्थिक स्थिति के मायने नहीं रखता है। मेहनत को क्या मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो गरीब है या अमीर है, जी, मेहनत तो सब कर सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए। आप जो 200, 500, 1000 रुपये छुड़वाने के लिए परेशान है तो आप 100% फी रिटर्न लीजिए। और इसका बेनिफिट हमको बहुत ज्यादा दिखा है कि बच्चे इसके लिए मेहनत करते हैं। अच्छे बच्चे भी, जिसको आर्थिक स्थिति खराब है वो तो करते ही हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे भी है तो एक प्राउड फील करने के लिए बच्चे को बहुत खुशी होती है कि हमने अपना पावर से अपना फी वापस दिया। कि एक होता है कि हम किसी से फी रिक्वेस्ट करके छुड़वाए हाथ जोड़ के, वो गिल्टी फील होता है। बिल्कुल, कि हम गिड़ा रहे हैं, बोलते हैं अपने आप को लगता है कि मैं गरीब हूं इसलिए तो इसीलिए सामने हाथ। एक होता है कि मैंने मेहनत किया, मेहनत के दम पर ले रहा हूँ, वो एक प्राउड मोमेंट बन जाता है। बच्चे के लाइफ में एक प्राउड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इस सिस्टम को थोड़ा सा बदलाव करने की अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं एज ए टीचर। तो कोई मसला नहीं होता सर कि मतलब मान लीजिए फीस कम कर दिया, भाई फीस वापस कर दिए, तो होता नहीं है कि बहुत सारी स्टाफ होंगे, तो फिर कैसे काम चलता होगा? नहीं, जैसे देखिए हर बच्चे तो लाते नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है ऑब्वियसली। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 40-50 बच्चे का फी रिटर्न होता है। तो बाकी जो 450 बच्चे उनका फी तो रहता है। एक तरह से मतलब इंस्पिरेशन बन जाता है। हाँ जी, एक तो मेरा जो काम चलता है, बाकी जो ऑफिस है, स्टाफ है, क्लासरूम है, सब कुछ मेंटेन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से
उतना फी तो आ ही जाता है। चलिए, और बताइए कि जिस तरह से आप पटना में, जैसे आपने कहा जी। कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो पटना में आपका आईआईटी और मेडिकल के लिए जी तैयारी जी। होती है। तो वहाँ बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं होती है क्या? यहाँ तो हम लोग टोटल सुविधा दिए हुए हैं। ट्रैबिक ब्लू नाम है पटना में हम लोग कोचिंग सेंटर का नाम। और उसमें क्या है कि आप हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बच्चे हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है। वहाँ फुल्ली हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं आईआईटी और मेडिकल। और ग्रामीण बच्चे को, खासकर हिलसा के बच्चे को या अररिया के बच्चे को हम लोग कुछ प्राथमिकता भी देते हैं। कुछ ये भी करते मतलब हैं कि अपने नहीं, इलाके इसको के थोड़ा हैं तो कम फी लगे। जो ग्रामीण बच्चे हाँ। अपने इलाके से ज्यादा नहीं तो क्या इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ग्रामीण हमारे बच्चे- जिस इलाके में आप बैठे हैं सर, अब जिस इलाके से आप गए हैं, ये जी, वो जी, इलाका जी। है जो हमेशा हर बार पिछड़ा सैलाब हुआ- में जी डूब जी जाता है सर। जी, बाढ़ बहुत पीड़ित इलाका हम लोग- जी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। ये मतलब मुसीबत है सर। नहीं नहीं बिल्कुल। तो- और हम ये मानते हैं ना कि अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना है, क्षेत्र को आगे बढ़ना है, उसमें शिक्षा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षित होंगे लोग तो सोचने का तरीका बदलेगा, तो ये जाति धर्म से लोग ऊपर उठेंगे। अच्छा, एक सवाल, आपने जाति जी, धर्म आपने कहा, जी जी तो अभी अब जो आपके गांव में जी कोचिंग संस्थान चलता है, जिसमें आपने कहा कि 500 बच्चे 4 सालों में जी जी। बढ़ करके निकले हैं, उसमें क्या सिर्फ एक ही धर्म के लोग पढ़ते हैं नहीं, या बिल्कुल किसी तरह नहीं, का कोई बिल्कुल बाउंडेशन? नहीं। मैं 18 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और आज तक मैंने किसी बच्चे के बारे में, आपको शायद यकीन ना हो कि मैं ये नहीं जानते कि वो किस जाति के बच्चे हैं। और धर्म की बात है, थोड़ा बहुत तो नाम से क्लियर हो जाता है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन किसी से मैंने ये पूछा नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है या तुम्हारी जाति क्या है। शिक्षा के लिए मायने नहीं। टीचर होकर अगर हम ये मैसेज देते हैं सोसाइटी को, ये धर्म क्या है तुम्हारा शिक्षा क्या है, हम नेता तो हम लोग है नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। शिक्षा के ऊपर सबका समान अधिकार है, तो हम सबके लिए समान काम करते हैं। गांव में जो निःशुल्क कोचिंग है 4G, वहाँ भी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस धर्म के बच्चे आएंगे या इस जाति के बच्चे आएंगे, कुछ नहीं। कोई भी बच्चे जो वहाँ पहुँच सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उससे ना जाति पूछी जाएगी ना उनका धर्म पूछा जाएगा। आप तो पटना में रहते हैं जी। तो यहाँ का देखभाल फिर किस तरीके से होता है? यहाँ पे हमारी टीम है पूरी 4GS की, और हमको लगता है कि मेरी सोच जरूर है 4GS शुरू करने की। मतलब शुरुआत मैंने की, लेकिन अगर मेरी टीम नहीं होती तो ये आज 4GS यहाँ पे नहीं होता। और बहुत जुनूनी टीम है, बहुत ईमानदार और साथ जुड़े हुए हैं सर बहुत लोग। और 4GS के जो टीचर भी हैं, मतलब ये नहीं कि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो भी एक फीलिंग देता है कि 8 से 10 टीचर है कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर, तो ये बहुत अच्छा है। और बाकी जो टीम के सदस्य हैं, 8-10 सदस्य हैं उसमें हम लोग, तो सब पूरी ताकत से लगे रहते हैं। हम सबसे कम टाइम देते हैं क्योंकि हम पटना में रहते हैं, लेकिन हमारी टीम इतनी मजबूत है कि आज 4GS का नाम आप तक पहुंच गया है। तो ये है कि उसके काम के आधार पर ही पहुंचा है। अच्छा सर, मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, सारी तरह हर तरह के बच्चों को आप देखते हैं, हर धर्म के बच्चों को देखते हैं, गरीब बच्चे भी होंगे, अमीर बच्चे भी होंगे, गांव के होंगे, शहर के होंगे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो है आगे बढ़ सके? हाँ नहीं, मेरा मूल चीज यही कहना है कि अगर बच्चे कहीं का भी हो, कि पढ़ने के लिए पागलपन तो चाहिए। अगर आपको बहुत आगे बढ़ने, फॉर्मेलिटी के लिए, डिग्री लेने के लिए आप मत पढ़िए। यहाँ के बच्चे क्या होगा कि मार्क्स बेसिस पर कि कितना मार्क्स आ गया, 11th-12th में कितना मार्क्स आया, मैट्रिक में, इंटर में। आप खुद सोचिए, हम लोग भी किए हैं, आप लोग भी किए हैं। कितना दिन तक इसकी चर्चा होती है कि आपको कितना मार्क्स आया? बिल्कुल सर, 1 सप्ताह 10 दिन तक ये पूछा जाता है कि आपका मार्क्स 80% है या 90%। फाइनल जब आप ये काम कर रहे हैं तो हम आपके पास बैठे, ना तो आप हमसे पूछे कि आपका मार्क्स कितना है ये काम करने के लिए, ना हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मार्क्स कितना है, मैट्रिक में कितना था, इंटर में, ऑनर्स में कितना मार्क्स था। मूल चीज है कि आपके पास टैलेंट कितना है। तो उस पर फोकस करना चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से मेंटली हम कितना डेवलप हो रहे हैं, हमारी सोच में क्या बदलाव हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। मार्क्स थोड़ा कम है ये चलेगा, लेकिन अगर हमारी सोच में चेंज नहीं आया, चेंज नहीं हो रही है ना सर, तो उसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। और हमको लगता है एजुकेशन के अलावा दुनिया का कोई ताकत सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता। तो हमारे इधर जो गरीबी है सर, इस गरीबी को लेकर कहा जाता है कि इसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये वो पढ़ाई में गरीबी तो मायने रखती भी है, लेकिन बहुत तरह से देखे तो पढ़ाई के लिए गार्जियन कंसस भी थोड़ी बहुत हम लोग तरफ गार्जियन की भी गलती है। हम लोग बच्चे को भेज देते हैं, पैसा दे देते हैं, जो खर्च होता है, गार्जियन पढ़ाने में तत्पर है, लेकिन गार्जियन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। गार्जियन इंस्टीट्यूशन से मिल नहीं रहे, संस्था वालों से, टीचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं,
इससे मतलब नहीं है। गार्जियन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। बच्चों का जो काम है वो तो कर ही रहे, लेकिन गार्जियन अगर सपोर्ट में आएंगे तो हमको लगता है शिक्षा का माहौल और बेहतर होगा। तो आपका कहने का मतलब सिर्फ पैसा दे रहा सपोर्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा दे रहा मतलब आप 10-10% काम कर रहे हैं, 10% आप काम कर रहे हैं, 90% आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेवारी से। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए गार्जियन को जोड़ना पड़ेगा बच्चों से, बच्चों के शिक्षक से, बच्चे के स्कूल से। स्कूल में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसका मूल मकसद यही होता है। और हम लोग हमेशा, हम बोल रहे हैं 18 साल से हम पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे के गार्जियन कांटेक्ट में रहे उस बच्चे का परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर रहा। एक तो बच्चे को रहता नहीं कि मेरे गार्जियन कांटेक्ट में, अगर हम कुछ गलत करेंगे या हम कम पढ़ाई करेंगे, मैं मार्क्स कम आएगा तो डायरेक्ट मेरे गार्जियन को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर बनाता है, लेकिन वो पॉजिटिव प्रेशर बनाता है बच्चों को कि वो काम करने के लिए मजबूर होता है। तो इस चीज को है। और दूसरा जो सोशल मीडिया आजकल जमाना है, बिल्कुल उससे बच्चा थोड़ा पॉजिटिव यूज कर, क्योंकि 5% से ज्यादा बच्चे तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करते नहीं, 95% गलत ही इस्तेमाल करते हैं, 5%। लेकिन तो आज के डेट में तो इतनी सुविधा है शिक्षा के क्षेत्र में कि आप कहते हैं मेरी स्थिति बहुत खराब है, आपके पास एक मोबाइल है, आप बेस्ट टीचर, इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस आपके अंदर वो टेंडेंसी होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। आप बहुत सुविधा है, बहुत सारे चैनल हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। चलिए, बस आपके अंदर वो टेंडेंसी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जो फिलहाल बिल्कुल फ्री में अपने गांव में 500 बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं, 150 बच्चे उनके कोचिंग संस्थान में फिलहाल हैं, तो बिल्कुल फ्री में बच्चों को एजुकेशन देते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी शख्सियत अगर अररिया में है ये बहुत बड़ी बात है, और अररिया के लिए भी ये खुशी की बात है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाएँगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।